फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कांसेप्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स पर इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करें एग्रीगेट डिमांड की, एडी की, तो वो कैसी होती है? एक्स एंटी होती है। एक्स एंटी का मतलब होता है प्लान्ड होती है, एक्स पोस्ट नहीं होती है। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की तो कैसी है? प्लान्ड है, एक्स एंटी है। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो क्या है? टोटल वैल्यू किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? जिनको हम या तो कंज्यूम करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। कौन प्लान कर रहा है बाय करने के लिए? ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। प्लान कर रहे हैं गिवन लेवल ऑफ इनकम पर बाय करने की ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? प्लान है, एक्चुअल नहीं है। एग्रीगेट डिमांड की बात करें वो इक्वल होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं एक 10 रुपए का बिस्किट खरीद रही हूँ तो मैंने डिमांड कितनी करी है? एक 10 रुपए के बिस्किट की, तो एक्सपेंडिचर भी कितना करूंगी? 10 रुपए का ही करूंगी ना। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। एडी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और ये दोनों ही क्या है? इक्वल तो है, साथ साथ प्लान है, एक्स एंटी है। कंपोनेंट्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स हैं? देखो, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी प्लान कर रहे हैं बाय करने की, तो कितने सेक्टर है इकोनॉमी में? 4 सेक्टर है। इन सबका एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। तो 4 ही कंपोनेंट है हमारे। सबसे पहला आता है हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड हम क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब बात करें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो कंजम्पशन हमारा डायरेक्टली वैरी करता है डिस्पोजेबल इनकम के साथ। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जब उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे टैक्सेस, तो जो इनकम बचती है जिसको हम या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे, वो हमारी क्या कहलाती है? डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। अब डिस्पोजेबल इनकम अगर कभी ज्यादा है तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा कंजम्पशन। तो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वही हम बात करें सेकंड सेक्टर क्या आता है हमारा? फर्म। तो फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। फर्म क्या करती है? कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करती है। फॉर एग्जांपल के लिए मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, चेंज इन इन्वेंटरी। चेंज इन इन्वेंटरी पता ही कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कैसी होती है? ऑटोनॉमस होती है, इंड्यूस्ड नहीं होती है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि इस पर इनकम के लेवल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, मतलब रिमेन कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी सेम रहती है, इनकम चाहे बढ़े कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वैसे बात करें इन्वेस्टमेंट हमारी इंड्यूस्ड होती है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी है? ऑटोनॉमस है, इनकम का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। वही हम बात करें थर्ड सेक्टर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। गवर्नमेंट जो है 2 तरीके से एक्ट करती है, एज अ कंज्यूमर भी एक्ट करती है, एज अ फर्म भी एक्ट करती है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है तो पीपल की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस। वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल हाईवे, रोड, पावर प्लांट्स। तो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी पर। गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। तो गवर्नमेंट जो है ज्यादातर एक्सपेंडिचर करती है एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। वही हम बात करते हैं फोर्थ हमारा सेक्टर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जब हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड की डिमांड कौन कर रहा है? फॉरेन सेक्टर कर रहा है, फॉरेनर्स कर रहे हैं, अब्रॉड कर रहा है। वही हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो डिमांड कर रहे हैं जो गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं? फॉरेन सेक्टर में। समझ में आया? एक्सपोर्ट क्या है? जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड की डिमांड कौन कर रहा है? फॉरेन सेक्टर कर रहा है। और इंपोर्ट क्या है? जब नॉर्मल रेजिडेंट डिमांड कर रहे हैं जो गुड्स कहाँ बने हैं? फॉरेन सेक्टर में बने हैं, अब्रॉड में बने हैं।
तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट आएगा। अब नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारी मैग्नीट्यूड बेसिकली इसका क्या होगा, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल के लिए कि $1 पहले 80 रुपीज का मिल रहा था, अब वही $1 मेरे को 70 रुपीज का मिल रहा है, तो मेरे लिए 10 रुपए सस्ता हो गया डॉलर। तो जब चीप हो जाती है फॉरेन करेंसी तब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। बट अगर मैं अब्रोड के फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि ये रुपी क्या हो गया है, महंगा हो गया है, 10 रुपए महंगा हो गया है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। बट अगर वही बात करी जाए कि ये $1.80 का जो मिल रहा था, अब वो $1 मेरे को 85 रुपीज का मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। अब मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गया तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। बट जो फॉरेनर्स है उनके लिए हमारी करेंसी क्या हो गई, चीपर हो गई है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। सिंपल वे में समझो कि अगर हमें फॉरेन करेंसी चीप पड़ रही है तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। अगर हमें फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव पड़ रही है तो इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? देन आता है रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। रिलेटिव प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे को मान लो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड जो है वो 50,000 का मिल रहा है, वही बात करूं फॉरेन से अगर मैं उस सेम गुड को लूं तो मेरे को वो 40,000 का पड़ रहा है, तो 10,000 मेरे लिए बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। बट अगर मान लो इंपोर्ट कराने पे मेरे को 60,000 का पड़ता है और यहाँ पे मेरे को 50,000 का पड़ रहा है, तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है रिलेटिव प्राइस क्या है। अगर मेरे को इंपोर्टेड गुड सस्ता पड़ेगा तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपेंसिव होगा तो इंपोर्ट कम होगा। एक्सचेंज ड्यूटी की बात है, एक्सचेंज ड्यूटी एक काइंड ऑफ टैक्स ही होता है, जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं तब लगता है। अगर एक्सचेंज ड्यूटी ज्यादा लग रही है तो इंपोर्ट कम होगा, और एक्सचेंज ड्यूटी अगर कम लग रही है तो इंपोर्ट ज्यादा होगा। सेम केस में बात करें एक्सपोर्ट की, अगर एक्सचेंज ड्यूटी ज्यादा लग रही है तो फॉरेनर्स हमारे गुड्स की डिमांड कम करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लग रही है तो फॉरेनर्स हमारे गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। ट्रेड पॉलिसी की बात करें, ट्रेड पॉलिसी कैसी है, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री की भाई कौन सी पॉलिसी अपना रखी है। फॉर एग्जांपल अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में हम क्या करते हैं, जो इंपोर्टेड गुड है उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इस केस में इंपोर्ट कम होगा। बट इकोनॉमी अगर फ्री है ट्रेड करने के लिए, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी नहीं है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही होंगे। वो डिपेंड करता है फिर बाकी अदर फैक्टर्स पे कितना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। तो एग्रीगेट डिमांड को बोल सकती हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, हमारा क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। बट तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो ही सेक्टर को हम स्टडी करेंगे, मतलब हाउस होल्ड और फर्म को, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ C+I होगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।